तो जाहिर है कि देश पूरी तरह से इस जंग को आगे बढ़ा रहा है और इसके खिलाफ लड़ भी रहा है। विभिन्न राज्य भी अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार भी इसमें उनका पूरा सहयोग दे रही है। और कोविड से ही जुड़ा है हमारा आज का विशेष, जिसमें हम बात कर रहे हैं कोविड-19, बेहतर टेस्टिंग, बेहतर प्रबंधन। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर विजय राघवन, जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं भारत सरकार के साथ। प्रोफेसर राघवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी जुड़ गए हैं, जो डायरेक्टर एम्स हैं। डॉक्टर गुलेरिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर राघवन, सकारात्मक खबर से ही शुरुआत करना चाहेंगे। हालांकि आंकड़े दिखाते हैं कि तस्वीर सकारात्मक इन मायनों में भी है कि स्वस्थ हो रहे मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हम वैक्सीन के परीक्षण की खबर से शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि सबको इंतजार है कि जल्द से जल्द स्वदेश निर्मित वैक्सीन हमारे पास हो। ऐसे में जो मानव परीक्षण शुरू किए गए हैं, उनको लेकर आज स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट भी किया कि जो शुरुआती संकेत है वो सकारात्मक मिल रहे हैं। शुरुआती संकेत के बाद आगे की राह को कैसे देखते हैं? तो इसमें वैक्सीन के बारे में बात कहने से पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जबकि ये सही है कि वैक्सीन हमें ये महामारी से एग्जिट दे सकती है, साथ में अभी दो चीजें करनी पड़ेगी। एक तो हमारे ध्यान देने पड़ेगी फेस कवरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन वगैरह, और टेस्टिंग एंड ट्रैकिंग करने पड़ेगी। क्योंकि वैक्सीन जब आती है उसका स्टॉक पाइलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में समय लगेगी, और तब तक ये सब काम पूरी तरह से चालू रखना बहुत जरूरी है। साथ में थेरेप्यूटिक्स में भी है हमारे हाथ में, जैसे डेक्सामेथासोन है और भी आएंगे, और हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की पैरामीटर्स जो है वो अच्छी होती जा रही हैं। तो ये दो चीजें हमारे हाथ में है जब तक वैक्सीन आएगी। अभी वैक्सीन में सारी दुनिया में 135 से ज्यादा वैक्सीन ट्रायल्स में है, उनमें 23 ह्यूमन ट्रायल्स पे चले गए, इंसान में ट्रायल हो रहे हैं, और भारत में 2 वैक्सीन ट्रायल हो रहे हैं। और अभी 4 वैक्सीन दुनिया में फेज 3 यानी अंत स्टेज पे आ गए हैं। तो उम्मीद है कि उनमें से कुछ न कुछ, या हमारे देश के वैक्सीन भी आगे बढ़ेंगे, तो वैक्सीन आने की उम्मीद है काफी ज्यादा। तब तक हमें और चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। धन्यवाद। बिल्कुल, तो जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक जिम्मेदारी हर नागरिक पर, हर व्यक्ति पर है कि वो सभी नियमों का पालन करे, ताकि संक्रमण को हम थाम सकें और ये संक्रमण ज्यादा ना फैले। ऐसे में डॉक्टर गुलेरिया, जब हम इस बड़ी तस्वीर को देखते हैं, आंकड़ों के पीछे की तस्वीर को देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जो इस वक्त संक्रमित लोग हैं, उनका आंकड़ा स्वस्थ हो रहे लोगों का आंकड़े से बहुत बीच में अंतर बहुत ज्यादा है। क्या हम ये मान सकते हैं कि ये बेहतर प्रबंधन, जिसकी वजह से ये तस्वीर सामने आ रही है, ये हर स्तर पर देखी जा रही है, और ऐसे में जो 10 राज्य हैं जहां ज्यादातर मामले जहां पर हैं, ऐसे में वहां पर बेहतर प्रबंधन को लेकर क्या सवाल खड़े हो रहे हैं, उन पर कैसे गौर किया जा रहा है? तो पहली बात तो ये कि आपकी बात सही है कि अगर हम भारत के आंकड़े देखें, और जैसे आपने दिखाया केसेस पर मिलियन जो है या डेथ पर मिलियन, हमारे यहाँ केसेस पर मिलियन या डेथ पर मिलियन और देशों से बहुत कम है। और ये एक बहुत अच्छी बात है। इसका ये मतलब है कि हमारे यहाँ जो पेशेंट्स की मैनेजमेंट है और मोर्टेलिटी है वो बहुत कम है। आपने सही बताया कि वेंटिलेटर, जो हम पहले सोच रहे थे कि 5% या 10% पेशेंट्स को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, और इसलिए जब फरवरी मार्च में बात होती थी तो ये होता था कि हमें और भी वेंटिलेटर चाहिए, कहीं वेंटिलेटर्स की कमी ना हो जाए। ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि हर एक जगह हम ये देखते हैं कि वेंटिलेटर्स अभी भी अवेलेबल हैं, और ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो माइल्ड या मॉडरेट हैं, जो ऑक्सीजन से या जो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी जो हम अपना रहे हैं उससे ठीक हो रहे हैं। और हमारी नॉलेज भी बढ़ी है। हम जब पहले ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी जो देख रहे थे फरवरी मार्च में, उसमें कई ऐसी दवाइयाँ थी जो हम दे रहे थे, तो बाद में ट्रायल से पता चला कि इनका इतना ज़रूरत नहीं है, और कई नई दवाइयाँ आई हैं, जैसे स्टीरॉयड्स आए हैं, एंटीकोगुलेंट्स आए हैं, जिससे हमारा ओवरऑल सर्वाइवल भी बेटर हुआ है, मोर्टेलिटी भी कम हुई है। लेकिन ये बात भी सही है कि कहीं ऐसे हमारे एरियाज हैं जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, जो हम हॉटस्पॉट्स कहते हैं, वहाँ पे हमें बहुत जोर देने की ज़रूरत है। और स्पेशली जैसे डॉक्टर विजय राघवन ने बताया कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं आती
हमें पूरी कोशिश करनी है कि ये जो वायरस है ये कम्युनिटी में ना फैले, ये लोगों में आपस में आगे ना फैले, और इसमें सब लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है। अगर आपको लक्षण है जो कोविड के हो सकते हैं, आप शर्माएं नहीं, आगे अपना टेस्ट कराएं। अगर टेस्ट करके आप पॉजिटिव आते हैं, तो अगर आप होम आइसोलेशन नहीं कर सकते हैं, तो आप कोविड केयर सेंटर में जाएं, आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा और आप अपने ही आसपास में, अपने ही घर में इन्फेक्शन नहीं फैलाएंगे। कई दफा ये भी देखा गया है, और ये बहुत दुख की बात है, कि लोग होम आइसोलेशन के लिए ऑप्ट करते हैं, लेकिन होम आइसोलेशन नहीं करते हैं। उनको 2-3 दिन बाद लगता है कि अब मेरा बुखार ठीक हो गया है, वो मार्केट चले जाते हैं या सब्जी लेने चले जाते हैं, और उससे जो इन्फेक्शन है उस एरिया में और लोगों में फैल जाता है, और जहाँ पे केसेस नहीं थे वहीं पे एकदम एक क्लस्टर बनने लग जाता है। तो हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि अगर हमें इस लड़ाई में जीतना है, तो हर एक नागरिक को मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, और अगर आप पॉजिटिव हैं तो होम आइसोलेशन कर रहे हैं, तो उसका पूरी तरह से रिलीजियसली पालन करें, जिससे ये हम इन्फेक्शन जो है आगे ना फैले। ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड ही है, अगर हम सब अपने आप को ध्यान रखेंगे तो ये इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलेगा, और कोई व्हीकल नहीं है जिससे ये इन्फेक्शन फैल सकता है। तो हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, स्पेशली जहाँ पे हॉटस्पॉट्स हैं, कंटेनमेंट जोन्स हैं, वहाँ पे अगर हम अग्रेसिव काम करेंगे, तो मेरा ये मानना है कि केसेस एकदम कम होने शुरू होंगे, और उन एरियाज में भी हम कंट्रोल पा पाएंगे। बिल्कुल, ऐसे में प्रोफेसर राघवन, ये भी बात कही जा रही है और स्वास्थ्य मंत्री ने भी हाल ही में इस बात को सामने रखा था कि जल्द ही देश में प्रतिदिन 10 लाख टेस्ट करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अभी लगभग 3.5 लाख टेस्ट प्रतिदिन किए जा रहे हैं। कितना जरूरी है टेस्टिंग की इस रफ्तार को बढ़ाना? टेस्टिंग की रफ्तार, जैसे डॉक्टर गुलेरिया ने बताया, उसको बढ़ाने की जरूरत बहुत है। इसकी कारण यह है कि ये रोग एसिम्प्टोमेटिक लोगों के से भी फैल सकती है। यानी जो पॉजिटिव टेस्ट किए जाते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स को अगर देखें, उनमें कुछ लोग होंगे, बहुत लोग होंगे जिनका कोई सिम्टम नहीं है, जिनका कोई लक्षण नहीं है, वो भी फैला सकते हैं। अगर टेस्ट करेंगे तो उनको भी आइसोलेट किया जा सकता है और फैलाव कम किया जा सकता है। ये बहुत बहुत जरूरी है। और अभी कई लोग कहते हैं कि इतने रफ्तार में, इतने साइज पे टेस्ट करना बहुत मुश्किल है। हाँ, वो तो था, लेकिन अभी क्या हो रही है, कई नई टेस्ट आ रहे हैं मार्केट में। एम्स में डॉक्टर गुलेरिया ने एक एंटीजन टेस्टिंग की वैलिडेशन की, उनकी टीम ने, वो आ गई, और कई और भी आएंगे जो सस्ता भी है और जो जल्दी भी रिजल्ट दे सकती है। ऐसे नई नई टेस्ट जो आ रहे हैं, इससे टेस्ट करना भी आसान हो जा रही है। तो टेस्टिंग लार्ज स्केल में करना मुमकिन हो रही है। लेकिन प्रोफेसर राघवन, ऐसे में क्या ये माने कि जिन लोगों में कोई लक्षण नहीं है, जो अपने आप को सामान्य समझ रहे हैं, वो तो बिना कारण के टेस्ट करवाएंगे ही नहीं, ना ही वो टेस्ट करने जाएंगे। तो ऐसे में क्या, किस नीति के तहत सरकार आगे बढ़ना चाहती है ताकि जितने संक्रमित हैं सबको निरीक्षण के दायरे में लाया जाए? उसके लिए रूल्स, गाइडलाइंस आईसीएमआर ने बहुत साफ साफ किया है। अगर आपको लक्षण हो या आप टेस्ट करके पॉजिटिव हो जाएं, उन पॉजिटिव लोगों के कॉन्टैक्ट्स जो हैं, उनके बगल में जो है, अगर उनका लक्षण भी ना हो, उनको टेस्ट किया जा सकता है। ये नहीं है कि सारी देश को ऐसे ही टेस्ट करें। तो एक कारण है, एक तरीका है, कहाँ टेस्ट करना है, कितने लोगों को टेस्ट करना है, वो सब आईसीएमआर ने बहुत डिटेल से लिखा है उनके गाइडलाइंस, तो वो फॉलो करना। बिल्कुल, तो और गाइडलाइंस के हिसाब से ही टेस्टिंग को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में डॉक्टर गुलेरिया, अभी हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये बात कही थी कि जो मधुमेह रोगी हैं उनको नियंत्रण में, अपने शुगर लेवल नियंत्रण में रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसी कोमॉर्बिडिटीज़ वाले बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको इस बात की आशंका होती है, संदेह होता है, डर भी होता है कि शायद वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, उन्हें कोविड-19 संक्रमण जल्दी हो सकता है। जो गाइडलाइंस लगातार जारी की जाती रही हैं, जो अरेंजमेंट्स अब बाकी पेशेंट्स के लिए भी हॉस्पिटल्स में लगातार दी जाती रही हैं, वो कितनी काफ़ी साबित हो रही हैं? यानी अन्य समस्याओं वाले मरीजों के लिए भी हम कहाँ तक द्वार खोल पा रहे हैं? तो आपकी बात बिल्कुल सही है। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो चीज़ ये है कि जहां हम कोविड की पूरी तैयारी कर रहे हैं, नॉन कोविड पेशेंट्स जो हैं, वो उनकी केयर नहीं सफ़र होनी चाहिए।
चाहे वो डायबिटीज के पेशेंट हो, हाइपरटेंशन के पेशेंट हो, हार्ट डिजीज वाले पेशेंट हो, कैंसर के पेशेंट हो, या वो पेशेंट्स हो जो रेगुलर डायलिसिस पे हैं। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि कोविड की लड़ाई के कारण इन लोगों की केयर सफर करें या यहाँ पे मोर्टेलिटी बढ़े। इसलिए इस काम के लिए भी कुछ हॉस्पिटल्स कोविड हैं और कुछ नॉन कोविड हैं, और नॉन कोविड हॉस्पिटल्स सारे इन लोगों को मैनेज कर रहे हैं। सरकार ने कई स्कीम्स बनाई हैं जहाँ पे हम लोगों को रीच आउट कर रहे हैं। कुछ ऐसे फैसिलिटीज हैं जहाँ पे घर घर जाके इन लोगों का मैनेजमेंट हो सकता है और दवाइयाँ भी दी जा सकती हैं। दूसरी चीज ये है कि जो लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं और जिनकी उम्र ज्यादा है, वो एक वनरेबल पॉपुलेशन माना जाता है, क्योंकि इन लोगों में चांसेस हैं कि इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा सिवियर हो सकता है। रिस्क फैक्टर इन्फेक्शन का नहीं है। अगर आप पूरे प्रिकॉशन रखेंगे तो जितना और लोगों को इन्फेक्शन का रिस्क है उतना ही आपको है। लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन होगा तो आपका इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा सीरियस हो सकता है, और क्योंकि आपको और बीमारियां हैं वो भी एग्रेवेट हो सकती हैं, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो चाहे शुगर की प्रॉब्लम हो। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी जो प्राइमरी डिजीज है, जो कोमॉर्बिडिटी है, उसका पूरा ध्यान रखें। अपना शुगर पूरा कंट्रोल करें, उसको मॉनिटर करें, घर में ग्लूकोमीटर से देखें, डॉक्टर से पूरा संपर्क करें। आजकल टेली कंसल्टेशन हर एक हॉस्पिटल कर रहा है। एम्स सारे इन पेशेंट्स का रेगुलर टेली कंसल्टेशन से एडवाइस दे रहे हैं, उनकी शुगर वैल्यूज देख के बता रहे हैं कि दवाई घटानी है या बढ़ानी है। ब्लड प्रेशर की भी मॉनिटरिंग हो रही है। तो ये सब हमें करना है, क्योंकि तब अगर इनकी बेसिक बीमारी अच्छे कंट्रोल में रहेगी तब सेवेरिटी ऑफ इलनेस भी कम होगी। तो ये बहुत जरूरी है। तो एक तो इन लोगों को प्रोटेक्ट करना है कि वो अपने आप को अच्छी तरह से आइसोलेट करके रखें, ज्यादा लोगों के कांटेक्ट में ना आए, मास्क जरूर डालें, बाहर जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें। और दूसरा यही है कि अगर जो भी अपनी कोमॉर्बिडिटीज है उसका पूरी तरह से ट्रीटमेंट करें, उसमें कोई लापरवाही ना करें। बिल्कुल। प्रोफेसर राघवन, एक बात जो महसूस की जा रही है कि अब मुंबई, चेन्नई, दिल्ली जैसे हॉटस्पॉट्स, शहरों के हॉटस्पॉट्स से हटकर नए हॉटस्पॉट्स, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे नए हॉटस्पॉट्स बन रहे हैं। वहीं हम देख रहे हैं कि किस तरीके से केंद्र से टीम बिहार जैसे राज्यों में जा रही है ताकि वहां पे संक्रमण जो लगातार बढ़ रहा है उसे थामने के लिए काम किया जाए। किस तरीके से ये काम आगे बढ़ता है? कौन कौन से ऐसे पहलू होते हैं जिन पर गौर किया जाता है कि नए हॉटस्पॉट्स ना बने? देखिए, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा आपने। नए हॉटस्पॉट्स के बारे में जानकारी कैसे हो सकती है और वहाँ अस्पताल या पेशेंट को हैंडल करने के लिए फैसिलिटीज कैसे प्रॉब्लम आने से पहले बढ़ाया जा सकता है और समस्या को मिटाने में भी काम किया जा सकता है। क्या एक आरोग्य सेतु ऐप है जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है, जो हम सब लोगों के पास होनी चाहिए। उससे ये पता चलता है कि किन लोगों को कहाँ पॉजिटिव कांटेक्ट हुआ है, कहाँ किसको पॉजिटिव नहीं हुआ है। साथ में एक और बैक एंड डैशबोर्ड है जो भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री, माइटी सब काम कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट से काम कर रहे हैं। इसका नाम है आरोग्य सेतु इतिहास। इससे क्या करते हैं कि सारी देश में जहां जहां जो भी पॉजिटिव हो उनका कहाँ लोकेशन है, उनकी जानकारी को लेके वो देखते हैं फैलाव कैसी हो सकती है। जो किसी एरिया टेलीफोन टावर की रेडियस में लाल बनने से पहले पिंक हो या हरी हो, उसका क्या ट्रेंड है, उसको लेके हम बता देते हैं हर डिस्ट्रिक्ट को कि ऐसे होने वाला है। अगर आप ये करें तो ये समस्या को कम कर सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम फिर भी हो, आपको इतनी बेड्स, इतनी वेंटिलेटर या ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम्स चाहिए। ये सब इंफॉर्मेशन जाती है। इससे क्या हुआ है, पिछले 5-6 महीनों में हैंडलिंग कैपेसिटी और एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ी है हमारे सिस्टम। तो जब रोग तो फैलेगी, लेकिन उसका इफेक्ट कम करने के लिए कई तरीके हम ऑलरेडी इन प्लेस लगा चुके हैं। जी बिल्कुल। तो यानी इस दिशा में कदम लगातार आगे बढ़ाए जा रहे हैं और लोगों को ध्यान रखना है कि आरोग्य सेतु ऐप जैसी जो ऐप उपलब्ध हैं, जो ज़रूरी हैं, उनका प्रयोग भी सब लगातार करते रहें। और आखिर में डॉक्टर गुलेरिया, आप इसे सकारात्मक जवाब के साथ ही खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि
वैक्सीन की बात जब की जा रही है तो सबके जहन में एक सवाल ये भी होता है कि जब जिस देश में वैक्सीन बनेगी तब क्या सबको मिल पाएगी? क्या हम ये मान सकते हैं कि भारत इसमें अहम रोल अदा करेगा, क्योंकि भारत अभी भी फार्मेसी फैक्ट्री तो बोलते ही है विश्व की, लेकिन 60% विश्व की वैक्सीन भारत ही बनाता है। तो मेरा ये मानना है कि वैक्सीन चाहे किसी भी देश में बने, और मैं ये चाहूंगा कि भारत में ही बने, लेकिन चाहे किसी देश में बने, उसकी जो मास प्रोडक्शन है वो भारत में ही होगी, क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी है, हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री की कैपेसिटी है वैक्सीन प्रोडक्शन में, वो सारे देशों से बहुत आगे है। और मास प्रोडक्शन जब वैक्सीन की होगी तो इंडिया में ही होगी, और इसलिए यहाँ पे जो है वैक्सीन काफ़ी हद तक बनेगी। लेकिन ये बात भी सही है कि वैक्सीन जब आएगी तो उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, किस लोगों को हम पहले दें, क्योंकि ये तो शुरू में नहीं हो पाएगा कि इतनी ज़्यादा डोजेस बन पाए कि सब लोगों की को वैक्सीनेट किया जाए। तो जो हाई रिस्क ग्रुप हैं या जिनको हम ज़्यादा प्रोटेक्शन करना चाहते हैं क्योंकि उनमें मोर्टेलिटी ज़्यादा हो सकती है, उन पे प्रायोरिटाइज करके वैक्सीनेशन दी जाएगी। लेकिन बल्क वैक्सीनेशन प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में ही होगी। बिल्कुल, और ऐसे में सबकी कोशिश यही रहेगी कि हर एक जन को वैक्सीन मिल सके, तभी कोविड-19 संक्रमण से विश्व मुक्ति पा पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर राघवन, आपका भी, और साथ ही डॉक्टर गुलेरिया आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।